ये सुनकर सुहानी और युवराज हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। युवराज अपनी खामोशी तोड़ते हुए मेहरा से कहता है, हमें आपकी वाइफ से कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मेहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहते हैं, देखो, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वक्त वो तुम लोगों से कोई बात नहीं कर सकती। अब युवराज को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उनसे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ भी कहने से रोक लेती है। युवराज नाराजगी के साथ सुहानी को देखता है। सुहानी मेहरा से कहती है, अंकल प्लीज हमारी बात। सुहानी इतना ही कह पाई थी कि मेहरा उसे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, देखो, हमें परेशान मत करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। युवराज को मेहरा का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो समझ गया था कि अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। युवराज बिना कुछ कहे सुहानी का हाथ पकड़कर उठ जाता है और उस घर से बाहर जाने लगता है। लेकिन सुहानी अभी और कोशिश करना चाहती थी। वो युवराज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज वहां नहीं रुकता और न ही उसे रुकने देता है। युवराज और सुहानी मेहरा के घर से बाहर निकल जाते हैं, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, सुनो। वो आवाज सुनकर दोनों के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ते हैं। वो देखते हैं कि आवाज देने वाले और कोई नहीं बल्कि मेहरा ही थे। मेहरा बड़ी संजीदगी के साथ उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, इस माह की एकादशी की रात सिंघानिया मेंशन में चले जाना, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेहरा के ऐसा कहते ही युवराज के चेहरा डार्क हो जाता है। अब उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। सुहानी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी मेहरा आगे कहते हैं, उस साए से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या? उससे दूर रहो। मेहरा इतना कहकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। उनका ये बिहेवियर सुहानी को बहुत अजीब लग रहा था। वो युवराज को देखकर कहती है, उनके कहने का क्या मतलब था? युवराज इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मेहरा के कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो समझ सकता था कि उस समय मेहरा ने काफी परेशानियों का सामना किया होगा, जिस वजह से वो अब उन बातों को याद नहीं करना चाहते। युवराज चाहता तो मेहरा को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन वो उस डर को अच्छे से जानता था जिससे मेहरा और उनकी वाइफ गुजरे थे। इसलिए युवराज उन्हें कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं करता। युवराज सुहानी से कहता है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। ये कहकर युवराज अपनी कार में बैठ जाता है। युवराज की आवाज़ सुनकर सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और कंफ्यूज होकर वो भी कार में बैठ जाती है। युवराज की कार शिमला की तरफ बढ़ जाती है। युवराज काफी परेशान था। वक्त के साथ खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा था और यही बात युवराज को बेचैन कर रही थी। उसे लग रहा था कि शहर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उन सब की वजह खुद वही है। इधर युवराज की फीलिंग से अनजान सुहानी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है। कुछ देर बाद अपना फोन रखते हुए सुहानी कहती है, अच्छा, अब मुझे समझ आया। सुहानी की आवाज़ सुनकर युवराज का ध्यान सुहानी की तरफ जाता है। वो कहता है, कुछ कहा तुमने? सुहानी युवराज से कहती है, हाँ युवराज सर, मुझे अभी पता चला है कि महीने की एकादशी एक पवित्र दिन होता है। उस दिन बुरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। शायद इसलिए अंकल ने हमें उसी रात विशिंग वेल के पास वाले बंगले में जाने के लिए कहा है। आज से 3 दिन बाद एकादशी है, तो हम उसी दिन वहां जाएंगे। ये सुनकर युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, तुम वहां नहीं जाओगी। सुहानी ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। अब तक तो युवराज खुद सना को ढूंढना चाहता था, लेकिन अब वो मना क्यों कर रहा है? ये बात सुहानी को समझ नहीं आ रही थी। वो युवराज से कहती है, लेकिन युवराज सर, सना को ढूंढने का बस यही एक तरीका है। बड़ी मुश्किल से तो हमें एक हिंट मिला है, उसे हम कैसे जाने दे सकते हैं? युवराज सामने रोड की तरफ देखते हुए कहता देता है, मुझे अब और इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम वहां नहीं जाओगी एंड दैट्स फाइनल। युवराज का ये एटीट्यूड देखकर सुहानी को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके कहती है, मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो पद्मिनी सिंघानिया का घर है, इसलिए। युवराज सुहानी कोई जवाब नहीं देता। वो बस सामने देखते हुए ड्राइव करता है। उसे एहसास नहीं था, लेकिन गुस्से में वो कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। युवराज से जवाब न मिलने पर सुहानी अपनी आवाज़ और ऊंची करके कहती है, युवराज सर, कार रोकिए अभी। युवराज कार की ब्रेक लगा देता है और सुहानी की तरफ देखता है।
सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, पद्मिनी सिंघानिया से आपका क्या रिश्ता है? युवराज कुछ नहीं कहता और सुहानी से नजरें फेरकर सामने रोड की तरफ देखने लगता है। युवराज को खामोश देखकर सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ। युवराज सामने देखते हुए कहता है, पद्मिनी सिंघानिया मेरे डैड की बिजनेस पार्टनर है। ये सुनकर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो कहती है, अगर पद्मिनी सिर्फ आपके डैड की बिजनेस पार्टनर है तो आज उसने धमकी क्यों दी कि मैं आपसे दूर रहूं? सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज के चेहरे के भाव और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। गुस्से में उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो जाती है। वो चाहकर भी सुहानी से कुछ कह नहीं पाता। सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, आप खुद मेरे पास आए थे मुझसे मदद मांगने। जब तक आप मुझसे इतनी सारी बातें छुपाएंगी तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी और ना ही मुझे आपसे कोई मदद चाहिए। युवराज खामोशी से सुहानी की बात सुन रहा था। सुहानी आगे कहती है, और हाँ, मैं उस बंगले में जरूर जाऊंगी। ये कहकर सुहानी युवराज की कार से बाहर निकलकर वहां से पैदल ही आगे बढ़ जाती है। युवराज ये सब बस देखता रह जाता है। सुहानी के जाने के बाद युवराज अपने कार की स्टीयरिंग को मार देता है और अपने मन में कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मौत के मुंह में जाने की बात कर रही हो। बाहर तो मैं किसी तरह से तुम्हें उससे बचा लेता हूं, लेकिन वहां क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। शाम का वक्त था। अर्नव पुलिस स्टेशन में था। वो इंस्पेक्टर शर्मा के ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। उसके सामने की डेस्क पर बहुत से फाइल्स बिखरी हुई थे। गोपाल उसके पास खड़ा उसकी मदद कर रहा था। वो बार बार अर्नव को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि शायद अब अर्नव घर के लिए निकल जाए और आज उसकी भी छुट्टी हो जाए। गोपाल उबासी लेते हुए अर्नव से कहता है, सर, और कितना काम करेंगे? कुछ कल के लिए भी छोड़ दीजिए। कई घंटों से आप इन्हीं सब में लगे हुए हैं। अर्नव उन पेपर्स को मैनेज करते हुए कहता है, नहीं गोपाल, मुझे आज ही सारे विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की स्टडी करनी है। हमें इन मर्डर्स के पैटर्न और मीडियम को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्नव आगे कहता है, बड़ी अजीब बात है। पुराने रोड पर जितने भी मर्डर हुए हैं सभी की डेड बॉडी के गले पर गहरी चोट है। उनकी बॉडी का सारा खून उनके शरीर से बाहर निकल गया है। डॉक्टर का कहना है कि विक्टिम के गले पर जो निशान है वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी जानवर ने उन पर अटैक किया हो, और यही उनकी मौत की वजह भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें मारा कैसे गया होगा। अर्नव की बात पूरी होते ही उसे एक औरत के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, बड़ी आसानी से मारा। पहले उनकी गर्दन को पकड़ा, फिर अपने नाखून उनके गले में घुसा दिए और फिर उनके शरीर का सारा खून बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही अर्नव हैरान होकर अपने आसपास देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है। अर्नव गोपाल से कहता है, गोपाल, क्या तुमने वो आवाज सुनी? गोपाल अपना मुंह बनाकर कहता है, कैसी आवाज सर? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अर्नव सोच में पड़ जाता है कि ये आवाजें सिर्फ उसे ही क्यों सुनाई दे रही हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर गोपाल कहता है, सर, मुझे लगता है कि आपको आराम की जरूरत है। आप कई घंटों से लगातार काम कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको वहम हो रहा है और आवाजें सुनाई दे रही है। अर्नव को भी गोपाल कहना सही लगता है। गोपाल आगे कहता है, सर, अब आपको आराम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान न दे पाने की वजह से आपसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। अर्नव अच्छे से समझ रहा था कि गोपाल को केस की बिल्कुल नहीं पड़ी है। वो बस जल्द जल्द घर जाना चाहता है और इसीलिए ये सब कह रहा है। लेकिन गोपाल की बात में पॉइंट तो था, इसलिए अर्नव अपना काम वहीं रोककर उठ जाता है और ऑफिस से बाहर जाने लगता है। अर्नव को बाहर जाते देख गोपाल एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, चलो, अब फाइनली आराम करने को मिलेगा, वरना जब से अर्नव सर आए हैं लाइफ से आराम शब्द जैसे गायब ही हो गई है। ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचकर अर्नव के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर गोपाल से कहता है, गोपाल, तुम भी जाओ, आराम कर लो। ये सुनकर गोपाल के चेहरे पर चमक आ जाती है। अर्नव आगे कहता है, आज रात भी हमें पुराने रोड पर ही रहना है। आज पूरी रात हम उस विशिंग वेल के पास रहेंगे। देखते हैं कैसे किसी का मर्डर होता है। ये कहकर अर्नव ऑफिस से बाहर चला जाता है और गोपाल सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है। गोपाल लगभग रोते हुए कहता है, ये अर्नव सर मेरी जान लेकर ही मानेंगे। ऑफिस से निकलने के बाद अर्नव अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा रहा था। शाम के 5:30 बजे थे और अंधेरा होने लगा था। अर्नव सामने सड़क को देखते हुए ड्राइव कर ही रहा था, तभी उसका फोन बजता है। अर्नव अपने कान में लगे ब्लूटूथ से कॉल आंसर करता है।
फोन से आवाज आती है, हेलो ASP सर, मैं डॉक्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। मुझे आपसे उन डेड बॉडीज के बारे में कुछ बात करनी है। अर्नव कहता है, यस डॉक्टर, कहिए। डॉक्टर कहते हैं, जितनी भी डेड बॉडीज हमें उस विशिंग वेल के पास मिली है उनमें से किसी भी बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, सिवाय एक बॉडी के। ये सुनकर अर्नव चौंक जाता है और क्यूरियस होकर कहता है, और वो बॉडी किसकी है? डॉक्टर कहते हैं, परसों जिस बूढ़ी औरत का मर्डर हुआ था, उनकी बॉडी से हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अर्नव अगला सवाल करता है, और वो फिंगरप्रिंट किसके हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं, मिस सना जोशी के। सना का नाम सुनते ही अर्नव हक्का बक्का रह जाता है। वो फौरन अपनी कार का ब्रेक लगाकर उसे रोक लेता है। अर्नव खुद को संभालते हुए कहता है, डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? सना जोशी तो उस मर्डर के एक दिन पहले से ही मिसिंग है। डॉक्टर जवाब देते हैं, सर, मैं वही बता रहा हूँ जो रिपोर्ट्स में है। अर्नव कॉल कट कर देता है। ये सब सुनकर वो थोड़ा शॉक में चला गया था। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो फिर से कार स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अर्नव इरिटेट होकर कहता है, अब इसे क्या हुआ? अभी तक तो अच्छे से चल रही थी। अर्नव फिर से कोशिश करता है, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी वो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अर्नव के कानों में फिर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, अपने सवालों का जवाब चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। ये आवाज़ सुनकर अर्नव हड़बड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र कार के मिरर पर पड़ती है। मिरर में उसे सफ़ेद कपड़े में एक लड़की कार के पीछे चलती हुई दिखाई देती है। अर्नव फौरन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो कार से बाहर निकल जाता है और जल्दी से कार के पीछे जाकर देखता है, लेकिन अब उसे कोई भी नहीं दिखता। अर्नव को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, अपने सवालों का जवाब चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। अर्नव दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सच है या मेरा इमेजिनेशन? अर्नव, मेरे पास आओ। वो आवाज़ फिर से अर्नव के कानों पर पड़ती है। इस बार वो आवाज़ सुनकर अर्नव का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने हाथ सर से हटा लेता है। अब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो बिना अपनी पलकें झपकाए सामने देख रहा था। अर्नव अब सामने देखते हुए चलना शुरू कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही ना रह गया हो। वो नहीं जानता था कि बेहोशी की हालत में अर्नव विशिंग वेल की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो चलते हुए विशिंग वेल के पास आकर रुक जाता है। विशिंग वेल के आसपास कोई भी नहीं था और अब वहां पूरी तरह से अंधेरा फैल गया था। अर्नव एक नज़र विशिंग वेल को देखता है और फिर उसकी रेलिंग पर चढ़ जाता है। अब उसकी आंखें कुएं की गहराई को एकटक देख रही थी। कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तभी अर्नव अपना दायां पैर उठाकर विशिंग वेल की तरफ बढ़ा देता है। अब उसका एक पैर कुएं की रेलिंग पर था और दूसरा पैर हवा में। अर्नव आगे बढ़ने के लिए अपना दूसरा पैर उठाने ही वाला था, तभी पीछे से एक हाथ अर्नव के हाथ को पकड़ लेता है। अर्नव अपना दूसरा पैर उठाने ही वाला था, तभी पीछे से एक हाथ अर्नव के हाथ को पकड़ लेता है। अर्नव का एक पैर कुएं की रेलिंग पर था और दूसरा पैर कुएं की तरफ हवा में लटका हुआ था। साथ ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। किसी के छूने पर अर्नव होश में आ जाता है और हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगता है। शाम होने की वजह से अब वहां काफी अंधेरा हो गया था। अर्नव को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त वो कहां और किस कंडीशन में खड़ा है। अपने आसपास देखते पर अर्नव खुद को जंगल के बीच पाता है। जब उसकी नज़र नीचे जाती है तो वो खुद को कुएं की रेलिंग पर खड़ा देखकर घबरा जाता है। घबराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। अर्नव कुएं के अंदर गिरने ही वाला था, तभी वो हाथ अर्नव को दूसरी तरफ खींच लेता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्नव जैसे ही जमीन पर गिरता है उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, सर, आप ठीक तो हैं ना? वो आवाज़ सुनकर अर्नव अपना सर ऊपर उठाता है। अर्नव के सामने दो लोग खड़े थे जो मोबाइल की फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर ही फोकस कर रहे थे। फ्लैशलाइट की रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से अर्नव को उन दोनों को देख नहीं पा रहा था। अर्नव इरिटेट होकर कहता है, ये टॉर्च हटाओ सामने से। ये सुनकर सामने खड़ा इंसान टॉर्च का फोकस अर्नव के चेहरे से हटा देता है। अब अर्नव को उसकी शक्ल दिखाई देती है। वो 19-20 साल का एक लड़का था जो सवालिया नज़रों से अर्नव को ही देख रहा था। अर्नव उससे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, ASP सर, आप ठीक तो हैं ना? ये आवाज़ सुनकर अर्नव दूसरी तरफ देखता है। वहाँ निशा खड़ी थी जो हैरानी से उसे ही देख रही थी।
अर्नव निशा को वहां देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निशा अर्नव को जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल करती है, सर, आप यहाँ क्या कर रहे थे? निशा की बात सुनकर अर्नव भी सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। वो तो अपनी कार के पीछे किसी लड़की को ढूंढ रहा था। उसके बाद उसने खुद को कुएं की रेलिंग पर खड़ा पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। अर्नव इसी सोच में डूबा हुआ था, तभी निशा उस पर शक करते हुए कहती है, ASP सर, क्या आप सुसाइड करने की कोशिश करते? निशा की बात सुनकर अर्नव चिढ़ते हुए कहता है, क्या? निशा अर्नव को समझाते हुए कहती है, सर, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन सुसाइड करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं होता ना। वैसे भी मैंने सुना है कि हम कई जन्मों के बाद इंसान बनते हैं और आप फिर भी मरना चाहते हैं। अगर आप अगले जन्म में कुत्ते या भेड़िए बन गए तो आपके मरने का तो कोई फायदा भी नहीं होगा। अर्नव पहले ही अभी हुए इंसिडेंट की वजह से परेशान था, ऊपर से निशा की उटपटांग बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। अर्नव निशा से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? निशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो फिर से अर्नव को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, सर, मैं समझ सकती हूँ आप इस केस की वजह से बहुत प्रेशर में होंगे, लेकिन सुसाइड करना नहीं, ये सही नहीं है। निशा से बार बार सुसाइड वर्ड सुनकर अर्नव का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो गुस्से से निशा को घूरकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अर्नव की डांट सुनकर निशा अपना मुंह बनाकर उसे देखने लगती है। विवेक निशा को चुप रहने का इशारा करता है और वो खामोश हो जाती है। कुछ देर शांत रहने के बाद अर्नव को थोड़ा बेटर फील होता है। वो सामने देखता है, निशा और विवेक उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अर्नव उनसे बड़ी सख्ती से कहता है, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक कुछ कहने ही वाला होता है, तभी निशा कहती है, सर, हम दोनों तो अपने हॉस्टल जा रहे थे, तभी हमारी नज़र विशिंग वेल की तरफ गई। हमने देखा कि यहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। हम किसी को ऐसे मरने कैसे दे सकते थे, तो बचाने आ गए, लेकिन सुसाइड करने वाले तो आप निकले। विवेक बार बार इशारा करते हुए निशा को चुप रहने के लिए कह रहा था, लेकिन निशा उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। फिर से अपने लिए सुसाइड शब्द सुनकर अर्नव झल्ला कर कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं यहाँ सुसाइड नहीं कर रहा था। अर्नव का टोन सुनकर निशा को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी ऊंची आवाज में कहती है, अगर सुसाइड नहीं कर रहे थे तो यहाँ रेलिंग पर खड़े होकर क्या कुएं की गहराई नाप रहे थे, या फिर ये देख रहे थे कि रेलिंग से दोनों पैर उठाने पर आप नीचे गिरते हो या हवा में लटके रहते हो? एक तो हमने आपकी जान बचाई और आप। निशा इतना ही कह पाई थी, तभी विवेक उसकी बांह पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसके कान में धीरे से कहता है, ये कोई कॉलेज का लड़का नहीं है जो तुम इनसे ऐसे बात कर रही हो। ये IPS ऑफिसर हैं। अगर गुस्सा हो गए ना तो बैठी रहना लॉकअप के अंदर। विवेक की बात सुनकर निशा को याद आता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कौन है। अर्नव गुस्से से निशा को ही घूर रहा था। अगले ही पल निशा का गुस्सा फेक स्माइल में बदल जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, सर, मेरा मतलब। निशा इतना ही कह पाई थी कि अर्नव उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद निशा सस्पिशियस चेहरा बनाकर कहती है, विवेक, तुम्हें क्या लगता है ASP सर सुसाइड क्यों करना चाहते हैं? ये सुनकर विवेक अपना सर पीट लेता है। दूसरी तरफ युवराज अपने घर पहुंचता है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। युवराज अपने बड़े से कमरे में आकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। वो परेशान होकर खुद से कहता है, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं कि उस मेंशन में जाना खतरे से खाली नहीं है। एक तो पहले भी वो साया कितनी बार उस पर अटैक कर चुका है। और ये कहते ही युवराज खामोश हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में कोई बात क्लिक हुई हो। वो शांत होकर अपने बेड पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। अब वो शुरू से अब तक हुए सारे इंसिडेंट्स को एक एक करके याद कर रहा था। सुहानी का शिमला आना, साय का उस पर हमला करना और हर बार सुहानी का बच जाना। कुछ देर बाद युवराज अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर आंखें खोलकर कहता है, उस साय ने कई बार सुहानी पर अटैक किया है, लेकिन कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ऐसा कभी नहीं हुआ है तो फिर सुहानी हर बार उससे कैसे बच जाती है? निशा उस रात इसलिए बच गई क्योंकि उसके गले में रुद्राक्ष था, लेकिन सुहानी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। युवराज अपने बेड से उठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करता है। सामने से एक लड़के की आवाज आती है, मी दीवान, कहिए। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, सुहानी शर्मा, सेंट जोसेफ कॉलेज।
फोन से उस लड़के की आवाज आती है, ओके सर, काम हो जाएगा। युवराज कहता है, लिसन, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटी से छोटी बात भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। फोन रखने के बाद युवराज मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मिरर में पर खुद को देखते हुए वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। कुछ बटन्स खोलने के बाद युवराज अपने शर्ट का कॉलर साइड करता है और अपने गर्दन को देखने लगता है। युवराज की गर्दन पर एक गहरी चोट थी। ये वही चोट थी जो सुहानी को बचाते हुए उसे लगी थी। युवराज उस चोट पर अपना हाथ रखता है और कुछ ही सेकंड बाद अपना हाथ उस चोट से हटा देता है। अब वो चोट युवराज की गर्दन से गायब हो गया था। उसके निशान भी अब उसकी गर्दन पर नहीं थे। इधर युवराज की कार से बाहर निकलने के बाद सुहानी पैदल ही अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। सुहानी शहर के सेफ जगह पर कार से उतरी थी, इसलिए युवराज भी उसे छोड़कर वहां से चला गया था। सुहानी उदास होकर सड़क पर चल रही थी। सुहानी को युवराज का उससे इतनी बातें छुपाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही सब सोचते वो रोड सड़क पर चल रही थी। तभी थोड़ी दूर पर उसे निशा और विवेक दिखते हैं। सुहानी उन दोनों को वहां देखकर चौंक जाती है और उनकी तरफ बढ़ती है। इधर सुहानी को वहां देखकर निशा और विवेक का भी यही रिएक्शन था। वो दोनों भी सुहानी के पास जाते हैं। सुहानी उनके पास जाकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उनका जवाब सुने बिना ही सुहानी विवेक से कहती है, और तुम अपने अंकल के घर से कब आए? विवेक कहता है, मैं बस अभी आया। वैसे निशा और मैं कैफे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सुहानी कहती है, ठीक है, मुझे भी तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर बाद सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में बैठे थे। निशा मेन्यू कार्ड देख रही थी और विवेक उसकी ऑर्डर करने में हेल्प कर रहा था। सुहानी अभी भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। निशा सुहानी के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर कहती है, क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही है? इससे पहले कि सुहानी कुछ कह पाती, निशा आगे कहती है, अरे हाँ, तू रमन मेहरा के घर गई थी ना, क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? सुहानी उदास होकर कहती है, नहीं यार, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि अगर हम अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमें इस महीने की एकादशी को उस विशिंग वेल के पीछे वाले बंगले, मेरा मतलब सिंघनिया मेंशन में जाना होगा। ये सुनते ही विवेक हैरानी से कहता है, पद्मिनी सिंघनिया के बंगले में? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का है। मैंने सुना है कि विशिंग वेल की तरह वो भी हॉन्टेड है। रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। निशा विवेक की बात काटते हुए कहती है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। विवेक परेशान होकर कहता है, यार, तुम दोनों की कोशिशें इतनी डेंजरस क्यों होती है? पिछली बार विशिंग वेल और अब सिंघनिया मेंशन। तुम्हारे इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में एक दिन वो साया हमें मार ही देगा। निशा विवेक से कहती है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कभी न कभी उस साए का शिकार बन ही जाएंगे। उससे बेहतर है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। विवेक बेमन से कहता है, हम ठीक है, हम वहां चलेंगे। सुहानी अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। विवेक और निशा इस बात को नोटिस कर लेते हैं और निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? जब से हम यहाँ आए हैं तो खोई खोई सी लग रही है। सुहानी कहती है, मुझे लगता है विवेक का पद्मिनी के लिए शक सही था। ये सुनकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती है और निशा कंफ्यूज हो जाती है। निशा क्यूरियस होकर कहती है, सुहानी ये तू क्या कह रही है? विवेक का कौन सा शक सही था? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे लगता है कि पद्मिनी का उस साए से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये सुनकर निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो बौखलाहट के साथ कहती है, सुहानी, तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? सुहानी जवाब देती है, हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। सुहानी निशा और विवेक को आज सुबह ऑफिस में पद्मिनी के बर्ताव के बारे में बताने लगती है। पूरी बात सुनकर वो दोनों भी शॉक्ड रह जाते हैं। निशा हैरानी के साथ कहती है, यार, मैंने तो सुना था कि पद्मिनी का यशवंत दीवान के साथ अफेयर है, लेकिन पद्मिनी युवराज सर के लिए इतनी पॉजेसिव क्यों हो रही है? विवेक भी निशा से सहमत होकर कहता है, मुझे भी यही लगता था कि पद्मिनी युवराज सर की होने वाली स्टेप मॉम है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। कुछ देर शांत रहने के बाद सुहानी कहती है, क्या तुम लोग जानते हो कि ये पद्मिनी सिंघनिया कहाँ से आई है, या उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी? विवेक जवाब देता है, नहीं यार,
हमें एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ पता नहीं है, बस मैंने सुना था कि वो लंदन से आए हैं। यहाँ आते ही उसने शिमला की कुछ बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ के अमीर लोगों में शामिल हो गई। उसका बैकग्राउंड क्या है ये कोई नहीं जानता। सुहानी कहती है, तो ठीक है, सबसे पहले हम पद्मिनी सिंघानिया के बारे में पता करेंगे। वो कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ। मुझे लगता है इसी से हम उस साय के बारे में कुछ और जान पाएंगे। निशा और विवेक भी सुहानी के बात से सहमत होते हैं। ये बातें चल ही रही थी, तभी उन्हें अपने पीछे कुछ लोगों के एक साथ गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर वो तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं। कैफे में कुछ लोग अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे थे। निशा मुस्कुराकर उस तरफ ही देखने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड होकर कहती है, ओह शिट सुहानी, हमें तो तेरा बर्थडे पता ही नहीं है। तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सुहानी हल्की स्माइल के साथ कहती है, मुझे मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा 28 जून को हर साल मेरा बर्थडे मनाते हैं। निशा और विवेक सुहानी की बात समझ नहीं पाते। विवेक सुहानी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपना बर्थडे नहीं पता? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बताया नहीं क्या? सुहानी मुस्कुराते हुए विवेक को जवाब देती है, मेरे मम्मी पापा को भी मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता क्योंकि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक हैरान रह जाते हैं और अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक हैरान थे और उसे आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे। निशा के हाथ में एक सैंडविच था जिसे वो खाने ही वाली थी, लेकिन सुहानी का सच सुनकर वो हुए रुक जाती है और उस सैंडविच को अपने मुंह के पास लाकर किसी स्टैच्यू की तरह बैठी थी। विवेक भी सुहानी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे सुहानी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। सुहानी उसी स्माइल के साथ उन दोनों को देख रही थी। वो समझ जाती है कि अचानक उसके बारे में ये बात जानकर उसके दोस्त शॉक में है। वो अपने दाएं हाथ को उन दोनों के चेहरे के बीच में लाकर एक चुटकी बजा देती है। उस चुटकी की आवाज़ सुनकर निशा और विवेक होश में आते हैं। सुहानी उन दोनों से कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों ने कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे सदमे में क्यों हो? निशा अपना सर झटकते हुए सुहानी से कहती है, सुहानी अभी अभी तूने क्या कहा? तू अडॉप्टेड है? सुहानी अपना सर हिलाकर कहती है, हाँ। सुहानी की बात सुनकर विवेक अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को चिमटकर देखता है। ऐसा करने से उसके हाथ में दर्द होता है। विवेक अपने उस हाथ को सहलाते हुए कहता है, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? सुहानी ना में अपना सर हिलाती है। विवेक आगे कहता है, सुहानी तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अडॉप्टेड हो? सुहानी कहती है, कभी ये बात निकली ही नहीं तो याद नहीं आया। और सच कहूँ तो मम्मी पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं अडॉप्टेड हूँ। आज बात निकली तो मैंने बात दिया। कुछ देर रुककर सुहानी आगे कहती है, क्यों? ये जानकर तुम दोनों मुझसे दोस्ती तोड़ने वाले हो क्या? ये कहकर सुहानी हंसने लगती है। निशा थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, तू पागल है क्या? हमारी दोस्ती का तेरा अडॉप्टेड होने से क्या लेना देना है? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली। विवेक क्यूरियस होकर सुहानी से कहता है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे असली मॉम डैड कौन थे? सुहानी उदास होकर कहती है, नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं लगभग 7 साल की थी जब मुझे अडॉप्ट किया गया। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, तो 7 साल से पहले की कोई भी मेमोरी तुम्हें याद नहीं है? मुझे तो अपने बचपन की सारी मेमोरी याद है। अपनी बात पूरी करते ही विवेक उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को नॉर्मल कर लेता है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं विवेक, मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी फर्स्ट मेमोरी ये है कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी और मेरे सामने पापा और मम्मी खड़े थे। इससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं। निशा सुहानी को टोकते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी अपने 7 साल के पहले की कुछ मेमोरीज याद है। सुहानी निशा और विवेक से कहती है, शायद मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से बचपन में मेरी मेमोरी चली गई थी। ये सुनकर निशा और विवेक फिर से चौंक जाते हैं। विवेक हैरानी से कहता है, तो क्या तुम्हें 7 साल के पहले का अपना बचपन बिल्कुल भी याद नहीं? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। तभी सुहानी को कुछ याद आता है और वो कहती है, लेकिन एक सपना है जो मैं अक्सर देखती हूँ। शायद उसका मेरे पास्ट से कोई कनेक्शन है। विवेक उत्सुकता से कहता है, कैसा सपना? सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, सपने में मुझे एक बड़ी सी हवेली दिखती है और एक आदमी की आवाज़ भी सुनाई देती है। वो कहते हैं, मेरी बच्ची को जाने दो, वो कलश तुम ले लो।
बस हर बार इतना देखते ही मेरी नींद खुल जाती है। पता नहीं क्यों पर ये सपना मुझे बहुत परेशान करता है। निशा ये सपने वाली बात को इग्नोर करते हुए कहती है, तो क्या तेरे मम्मी पापा को भी तेरे रियल मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता? सुहानी कहती है, पता नहीं। जब भी मैं पापा से इस बारे में पूछती हूँ वो बात को टाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैंने ये पूछना भी बंद कर दिया है। शायद मेरे इस सवाल से उन्हें तकलीफ होती है। सुहानी का जवाब सुनकर वहाँ सभी शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद निशा टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पद्मिनी का उस मनहूस साये से कोई कनेक्शन है या नहीं। ये सुनते ही विवेक और सुहानी पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर निशा को सवालिया नज़रों से देखने लगते हैं। निशा उनकी नज़रों को समझ जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है, अच्छा सुनो, मैंने बताया था ना कि वो सफ़ेद कपड़े वाली लड़की जो हमारे हिसाब से सना है वो उस रात मुझे छू भी नहीं पाई थी। हाँ तो, विवेक कहता है। निशा स्मार्टली कहती है, अगर पद्मिनी का उस साये से कुछ भी लेना देना है तो वो भी इस रुद्राक्ष की वजह से मुझे छू नहीं पाएगी। और अगर मैं उसे टच करूंगी तो उसे कुछ तो फर्क पड़ेगा। उसका रिएक्शन ही हमें बताएगा कि वो उस साये से कनेक्टेड है या नहीं। निशा का आइडिया सुनकर सुहानी और विवेक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कुछ पलों में ही दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सुहानी भी एक्साइटेड होकर कहती है, निशा, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। विवेक भी सुहानी से सहमत होकर कहता है, सच में यार, क्या आइडिया दिया है तुमने। हम कल ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे। निशा के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तीनों राजी हो जाते हैं और इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। रात के 11 बजे थे। अर्नव अपनी टीम के साथ पुराने रोड पर तैनात था। वहां चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। सुनसान पुराने रोड पर पुलिस की 5 सफ़ेद गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। उस घने अंधेरे में उन गाड़ियों की हेडलाइट से आसपास रोशनी थी। सभी पुलिस वालों की हाथ में एक टॉर्च था और वो सभी 4-4 का ग्रुप बनाकर पुराने रोड पर फैले हुए थे। अर्नव बीच की कार पर टिककर खड़ा था। गोपाल भी उसके साथ ही था। वो काफी घबराया हुआ था। अर्नव गोपाल को देखकर उसकी हालत समझ जाता है कि उसे इस यहाँ डर लग रहा है। अर्नव गोपाल खिंचाई करते हुए उससे कहता है, गोपाल, तुम डरते बहुत हो, पुलिस वाले हो यार, थोड़ा तो हिम्मत दिखाओ। गोपाल घबराकर अपने आसपास देखते हुए कहता है, सर, यहाँ डरना बहुत जरूरी है। आप उस साये के चक्कर में नहीं पड़े हैं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। गोपाल की बात सुनकर अर्नव को आज शाम उसके साथ हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है। उस इंसिडेंट याद को करके अर्नव के चेहरे पर शिकन आने लगती है। जो चीज़ें उसने आज महसूस की थी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उस इंसिडेंट को याद करते हुए अर्नव अपने मन में कहता है, आज शाम जो हुआ वो क्या था? क्या मैं सच में अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद अर्नव अपना सर झटक कर कहता है, नहीं नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है ये सब वर्क स्ट्रेस की वजह से हुआ हो। गोपाल सही कह रहा था, मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। खुद को ये बात समझाकर अर्नव फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन रिसीव करने पर इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज़ आती है, सर, हमें कुछ मिला है, आप प्लीज़ टीम को लेकर मेरे लोकेशन पर आ जाइए। ये सुनते ही अर्नव अलर्ट होकर कहता है, क्या मिला है तुम्हें? फ़ोन से आवाज़ आती है, सर, मैं फ़ोन पर नहीं समझा सकता। अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहता। अर्नव फ़ोन कट करके अपनी टीम से कहता है, गाइस, फॉलो मी। अर्नव अपनी टीम के कुछ ऑफिसर्स के साथ उस लोकेशन की तरफ चला जाता है। वो लोकेशन जंगल के काफ़ी अंदर का था। अंधेरी रात में वो घना जंगल उस पुराने रोड से कहीं ज़्यादा भयानक लग रहा था। ना चाहते हुए भी गोपाल को अर्नव के साथ आना पड़ा था। वो मन ही मन अर्नव को कोस रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब अर्नव उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां 4 पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर शर्मा खड़े थे। उनके साथ 2 भी कुत्ते थे जो एक ही तरफ देखकर भौंक रहे थे। ये सब देखकर अर्नव समझ जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो उन ऑफिसर्स के पास जाकर उनसे कहता है, क्या बात है इंस्पेक्टर? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? अर्नव के सवाल करने पर इंस्पेक्टर शर्मा अपने टॉर्च का फोकस उस तरफ करते हैं जिस तरफ देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। अर्नव अपनी नज़र इंस्पेक्टर शर्मा से उस टॉर्च की रोशनी की तरफ ले जाता है। इसके बाद अर्नव जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वहां इंसान का एक हाथ था
जो जमीन से बाहर निकला हुआ था। अर्नव स्ट्रिक्टली इंस्पेक्टर शर्मा से कहता है, इसी वक्त कुछ लोगों को बुलाओ जो इस जमीन को खोद सके। ये कहकर अर्नव फिर से विशिंग वेल की तरफ चला जाता है। वो आज किसी भी हालत में उस पुराने रोड पर ही रहना चाहता था। वो जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था जो लोगों को इतनी बेदर्दी से मार रहा है। अर्नव विशिंग वेल की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसे फिर से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये आवाज़ सुनकर अर्नव फिर से अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी औरत नहीं दिखती। वहाँ अर्नव के साथ उसकी टीम थी, इसलिए अर्नव इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। रात के 2 बजे थे। सेंट जोसेफ हॉस्टल की सभी लड़कियां सोई हुई थी। सुहानी और निशा भी अपने रूम में आराम से सो रही थी। हमेशा की तरह एक आदमी इस वक्त सुहानी के कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उसे देख रहा था। उसने एक शॉल ओढ़ी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उस खिड़की की तरफ ही आ रहा है। वो आदमी फौरन खिड़की के पास से हटकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर वो देखता है कि एक लड़का सुहानी के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ रहा है। उस लड़के ने ब्लैक कलर एक लेदर जैकेट पहना हुआ था और अंधेरे में उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो लड़का खिड़की से सुहानी के कमरे के अंदर चला जाता है। सुहानी इस वक्त अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही है। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, वहां बस एक डीम लाइट ही जल रही थी। सुहानी का चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था। वो लड़का सुहानी के सिरहाने के पास आकर जमीन पर घुटने के बल पर बैठ जाता है। तभी सुहानी के शांत चेहरे पर शिकन आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी को किसी के अपने कमरे में आने का एहसास हो गया है, लेकिन वो अपने नींद से बाहर नहीं आ पा रही है। वो लड़का सुहानी के चेहरे पर अपने हाथ की उंगलियां ले जाता है और फिर उन उंगलियों को उसके गाल पर फेरते हुए उसके बालों पर तक ले आता है। सुहानी अब नींद में ही रेस्टलेस हो रही थी। वो लड़का सुहानी का एक बाल पकड़कर उसे तोड़ देता है। जैसे ही सुहानी का बाल टूटता है उसकी नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी डरकर अपने आसपास देखती है। उस कमरे में उसके और निशा के अलावा और कोई नहीं था। सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, फिर से वही सपना। सुहानी अपने बेड के पास रखे टेबल से पानी का बोतल उठाती है और पीने लगती है। पानी पीने के बाद सुहानी दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कहती है, पता नहीं ये सपना मेरा पीछा कब छोड़ेगा। दूसरी तरफ अर्नव अभी भी विशिंग वेल के पास खड़ा था। वो अपने आसपास बड़े गौर से देख रहा था। आज वो किसी भी हालत में यहाँ कोई भी अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाकर अर्नव कहता है, हाँ इंस्पेक्टर शर्मा, क्या अपडेट है? इंस्पेक्टर शर्मा इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो डर से हकलाते हुए कहता है, सर आप प्लीज फौरन यहाँ आ जाए। इस बार अर्नव झल्लाकर कहता है, ये तुमने क्या लगा के रखा है शर्मा? फोन पर नहीं बता सकते कि हुआ क्या है? शर्मा घबराते हुए कहता है, सर वो। अर्नव खुद को शांत करते हुए कहता है, क्या कोई डेड बॉडी मिली है? इंस्पेक्टर फिर से कहता है, सर प्लीज आप आ जाए, मैं आपको फोन पर नहीं समझा सकता। इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज कांप रही थी। अर्नव इरिटेट होकर कॉल कट कर देता है और गोपाल से कहता है, चलो यार गोपाल, तुम्हारा इंस्पेक्टर फोन पर कभी कुछ नहीं बताएगा। गोपाल दुखी होकर कहता है, सर फिर से जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। अर्नव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा इंस्पेक्टर मान नहीं रहा है। अब जान तो पड़ेगा। गोपाल अब और भी दुखी हो जाता है। अर्नव गोपाल और अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ से उसी लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है। जब वो लोग उस लोकेशन के करीब पहुंचते हैं, उन्हें तेज बदबू का एहसास होता है। वो सभी अपना रुमाल निकालकर अपना नाक बंद कर लेते हैं। गोपाल को तो उस स्मेल से उल्टी ही आ रही थी। गोपाल मुंह पर रुमाल रखे हुए कहता है, सर ये बदबू तो कुछ ज्यादा ही आ रही है। अर्नव को अब समझने लगा था कि इंस्पेक्टर शर्मा इतना घबराया हुआ क्यों था। वो आगे बढ़ते हुए खुद से कहता है, ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि वो सब पुलिस ऑफिसर्स थे, इसलिए उन्हें एहसास हो गया था कि वहां जरूर कोई डेड बॉडी मिली होगी। लेकिन जितनी बदबू वहां आ रही थी, ये तय था कि वहां एक ही डेड बॉडी नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो बदबू और भी तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में जब अर्नव उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, वहां पुलिस वाले एक बड़े से गड्ढे के किनारे खड़े थे। अर्नव उनके पास आता है और उस गड्ढे के अंदर देखता है। अंदर का नज़ारा देखकर अर्नव का सर चकरा जाता है।